हाय फ्रेंड्स, पोस्टल बैलेट क्या होता है और इसके माध्यम से वोट कैसे डाली जाती है, पिछली वीडियो में हमने भलीभांति जाना। आज का हमारा टॉपिक है कि मतगणना के दौरान पोस्टल बैलेट की काउंटिंग कैसे की जाएगी। दोस्तों, पोस्टल बैलेट डालने की जो प्रक्रिया होती है उसके एकदम विपरीत प्रक्रिया पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पोस्टल बैलेट कैसे डालते हैं। इस संबंध में 2 वीडियो पूर्व में मैंने बनाई है। आप इनमें से किसी एक वीडियो को देख सकते हैं ताकि आज की जो वीडियो है वो आप अच्छे से समझ लें। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नगर निकाय निर्वाचन में एक ही मतपेटिका के अंतर्गत आपको अध्यक्ष पद और सदस्य पद हेतु पोस्टल बैलेट के लिफाफे प्राप्त होंगे। सबसे पहले आप इस मतपेटिका से इन दोनों लिफाफों को प्राप्त कर लेंगे। अध्यक्ष पद के लिफाफे अलग कर लेंगे और सदस्य पद के लिफाफों को अलग कर लिया जाएगा। सदस्य पद के जो लिफाफे हैं उनको वार्ड वाइज भी अलग करना होगा। अब मानकर चलते हैं अध्यक्ष पद के लिफाफों की हमको सबसे पहले काउंटिंग करनी है और एक उदाहरण के रूप में नगर निकाय कैराना को हम ले लेंगे और इस नगर निकाय कैराना के अध्यक्ष पद के लिफाफों को हम देखेंगे और उनके जो मतपत्र है, उनसे प्राप्त मतपत्र होंगे, उनकी हम काउंटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मानकर चलते हैं हमें इस तरीके के कैराना नगर निकाय के जो लिफाफे हैं पोस्टल बैलेट वाले वो हमें प्राप्त हो गए हैं। इस पर ये लिखा होता है नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 नगर निकाय कैराना अध्यक्ष पद हेतु। दोस्तों, सदस्य पद हेतु जो हमारे लिफाफे होंगे, बड़े लिफाफे गुलाबी रंग के, उन पर सदस्य पद हेतु लिखा होगा और वार्ड का नाम भी, वार्ड का संख्या भी लिखा होगा। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारा मतदाता होता है वह अपने यहाँ हस्ताक्षर या अपना पूरा नाम लिखता है। दोस्तों, अगर यह मतदाता ने अपने हस्ताक्षर इसमें यहाँ नहीं किए गए हैं तो भी हम इसको काउंटिंग में लिफाफे को लेंगे, क्योंकि इसका कारण यह है कि भेजने वाला अगर मतदाता अपना हस्ताक्षर यहाँ नहीं करता तो इस पोस्टल बैलेट के अंतर्गत एक घोषणा होती है, उसमें मतदाता के हस्ताक्षर होते हैं। तो इस आधार पर हम इस पोस्टल बैलेट को काउंटिंग से वंचित नहीं करेंगे। तो अगर हस्ताक्षर है या नहीं है तो भी हम इसको काउंटिंग में ले लेंगे। इसके बाद दोस्तों, यह जो हमारा पोस्टल बैलेट का लिफाफा है इसके अंतर्गत हमें देखना होगा क्या क्या है। तो हम इस लिफाफा जो है इसको, यह सीलबंद लिफाफा हमें प्राप्त होता है, इसको हम सील से हटा लेंगे और इस लिफाफे के अंतर्गत हमें एक आसमानी कलर का छोटा लिफाफा प्राप्त होगा और दूसरा हमें, इसको घोषणा बोलते हैं, एक ऐसा प्रपत्र भी प्राप्त होगा। 2 चीज़ें हमें इसके अंतर्गत प्राप्त होती है। अब देख सकते हैं ये हमारा बड़ा लिफाफा, इससे हमने एक छोटा लिफाफा आसमानी कलर का मिला और एक घोषणा इसके अंतर्गत निकली है। इसको देख सकते हैं तरीके से, इस पर लिखा होता है नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 और मतपत्र क्रमांक। दोस्तों, मतदाता को जो पोस्टल बैलेट जारी किया जाता है उस पर एक सीरियल नंबर मतपत्र क्रमांक होता है और मतदाता द्वारा वह यहाँ लिखा जाता है, यह वह मतपत्र क्रमांक होता है और एक दूसरी घोषणा होती है। अब दोस्तों देखते हैं, ये जो हमें 2 चीज़ें प्राप्त हुई है बड़े लिफाफे के अंतर्गत, कभी कभी ऐसा होगा कि इनमें से कोई एक चीज़ हमें प्राप्त हो, या तो ये प्राप्त होगा या ये प्राप्त होगा, ऐसी स्थिति आ सकती है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस लिफाफे में ये दोनों मिलने आवश्यक है। अगर मानकर चलो हमें लिफाफा मिल जाता है छोटा और घोषणा हमें नहीं मिलती, तो उस स्थिति में हमें जो लिफाफा प्राप्त हुआ है उसको इस गुलाबी रंग के लिफाफे में वापस तुरंत रख देंगे और बड़े लिफाफे पर, जो हमारा गुलाबी रंग का लिफाफा है, उस बड़े लिफाफा पर लिख देंगे घोषणा अप्राप्त। यानी उसका मतलब हुआ कि हमें इससे घोषणा नहीं मिली और घोषणा अप्राप्त लिखने के बाद उसको आरओ के पास भेज देंगे। आरओ के पास एक मोहर होती है रद्द करने की, आरओ इसको रद्द करेंगे। ये एक आधार होता है रद्द करने का और इसको हम इस लिफाफे को काउंटिंग के अंतर्गत नहीं लेंगे। जो मोहर होती है
उस पर आरओ अपना नगर निकाय का नाम लिख देंगे, अपने हस्ताक्षर वगैरह कर देंगे, और अगर सदस्य पद हेतु आरओ हैं तो वार्ड संख्या वगैरह भी लिख दी जाएगी और आरओ उसको रद्द कर देंगे। दोस्तों ये जो हम बड़े लिफाफे पर लिखते हैं, ये एक किस्म का वांछित कारण होता है। हमें सिर्फ और सिर्फ कारण लिख के भेज देना होगा आरओ को। आरओ ही उस पर अंतिम निर्णय लेंगे कि उसको रद्द करना है अथवा नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे कारण होंगे, तो मतगणना टेबल पर जो भी पर्यवेक्षक लगे हैं वो सिर्फ कारण लिफाफे पर लिख देंगे और आरओ को भेजते रहेंगे। इसके बाद दोस्तों कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपको घोषणा मिल जाए और छोटा लिफाफा न मिले, तो आप फिर वांछित कारण में लिफाफे के ऊपर लिख देंगे कि छोटा लिफाफा अप्राप्त, तो फिर आरओ के पास भेज देंगे, आरओ उस पर निर्णय लेंगे। अच्छा दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि न तो छोटा लिफाफा और न ही घोषणा इस बड़े लिफाफे को खोलने के बाद मिलते हैं, तो फिर आपको बड़े लिफाफे पर, गुलाबी रंग के लिफाफे पर लिख देंगे घोषणा तथा छोटा लिफाफा अप्राप्त, आरओ के पास उसको भेज देंगे। अच्छा दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है जो हमारा ये छोटा लिफाफा होता है, इस छोटे लिफाफे के अंतर्गत जो मतपत्र होता है जिसको अंकित किया जाता है वो रहता है, और वह इसके अंतर्गत न रह के बाहर हो, यानी हमें 3 चीज़ प्राप्त हुई हो, एक हमें लिफाफे का आवरण और एक घोषणा, और इस लिफाफे के अंतर्गत इससे बाहर यानी इसके अंदर न होकर इससे बाहर अंकित मतपत्र हो, तो ऐसी स्थिति में 3 चीज़ हमारे पास होगी तो भी हम इसको काउंटिंग में नहीं लेंगे और तीनों चीज़ों को वापस लिफाफे के अंतर्गत रख देंगे और बड़े लिफाफे पर लिख दिया जाएगा कि अंकित मतपत्र छोटे लिफाफे से बाहर पाया गया, और इसको आरओ के पास भेज देंगे। आरओ उसको रद्द करेंगे, आरओ का निर्णय उसमें माना जाएगा। अब दोस्तों हमने 3 तरीके बताए कि 3 तरीकों में ये पोस्टल बैलेट रद्द हो सकता है, इसको काउंटिंग में हम नहीं लेंगे। अब दोस्तों अगर जो बिल्कुल सही तरीका है वो सही तरीका ही ये है कि हमें 2 चीज़ें इसमें प्राप्त हो जाती हैं, तो फिर 2 चीज़ें जब हमें प्राप्त हो जाती है तो फिर हम देखेंगे कि जो हमारा छोटा लिफाफा है उस पर मतपत्र क्रमांक लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। अगर उस पर मतपत्र क्रमांक नहीं लिखा होता तो फिर हम दोनों को, घोषणा और इसको, चूंकि हमें दोनों चीज़ मिल गई है, अब इन दोनों को हमें जांचना होगा। अगर पहली बार हमें दिखता है कि इस पर मतपत्र क्रमांक नहीं लिखा हुआ है तो दोनों को वापस बड़े लिफाफे में रख देंगे और बड़े लिफाफे पर ऊपर लिख देंगे कि छोटे लिफाफे पर मतपत्र क्रमांक नहीं लिखा गया है, और आरओ के पास उसको भेज देंगे। दोस्तों अगर दोनों मिल गए हमें और इस पर मतपत्र क्रमांक भी पड़ा हुआ है तो फिर बारी आती है कि जो हमारी घोषणा है उसको हम जांच करेंगे। दोस्तों ये हमारी घोषणा है, अब हमें इसको देखना है, यह मतदाता द्वारा हस्ताक्षरित है, अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित है, और इस पर जो मतपत्र क्रमांक होता है आप देख सकते हैं 1 2 3 4 क्रम संख्या वाला डाक मतपत्र। यह जो मतपत्र क्रमांक लिखा है यह जो हमारा छोटा लिफाफा है, छोटे लिफाफे के ऊपर यह मतपत्र क्रमांक है और घोषणा के अंतर्गत यह मतपत्र क्रमांक है, यह मेल खाता है या नहीं। अगर यह क्रमांक मेल नहीं खाता तो भी दोनों को, घोषणा और छोटे लिफाफे को, हम बड़े लिफाफे में वापस रख देंगे और बड़े लिफाफे के ऊपर लिख देंगे बेमेल मतपत्र क्रमांक, या उसको थोड़ा खोल कर भी लिख सकते हैं डिटेल से कि छोटे लिफाफे के ऊपर जो मतपत्र क्रमांक है और घोषणा के अंतर्गत जो मतपत्र क्रमांक है वह मेल नहीं खाता, और इसको आरओ के पास भेज देंगे। आरओ उसके ऊपर निर्णय लेंगे और उसको रद्द करते हुए उस पर मोहर लगा देंगे। दोस्तों अगर यहाँ मतपत्र क्रमांक मेल खा जाता है छोटे लिफाफे के ऊपर और यहाँ, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे जो मतदाता है उसके हस्ताक्षर या उसका नाम लिखा हुआ है अथवा नहीं। अगर मतदाता के हस्ताक्षर नहीं है या नाम नहीं लिखा हुआ तो फिर हम उसको रद्द करने की प्रक्रिया करेंगे। समस्त सामग्री को बड़े लिफाफे के अंतर्गत रखेंगे और उस पर लिख देंगे मतदाता के क्रमांक घोषणा पर नहीं है।
अगर उसके हस्ताक्षर, अच्छा दोस्तों मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, यहाँ जो पता वगैरह है, अगर निर्वाचक का इसमें पूरा पता नहीं भी है तो उसके ऊपर ज़्यादा विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ मतदाता के सिर्फ और सिर्फ हस्ताक्षर या नाम, या अगर उसका अंगूठा है थंब इम्प्रेशन है, उसको देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। घोषणा 3 स्तर पर हमें देखनी होगी, क्योंकि घोषणा के 3 भाग होते हैं। पहला भाग हमने जांच लिया, अब दूसरा भाग देखेंगे हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन। दोस्तों घोषणा का जो दूसरा भाग होता है वह अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाता है। यह हम इसमें केवल और केवल अधिकारी के हस्ताक्षर देखेंगे। यहाँ अधिकारी के या तो हस्ताक्षर होंगे या पूरा नाम होगा, और यहाँ नीचे उसका पदनाम, मानकर चलते हैं सिंधु सिंह राठौर एक काल्पनिक अधिकारी हैं, बीएसए हैं कहीं के, और उनका पदनाम भी है और यहाँ पता भी कार्यालय का उनका लिखा हुआ है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है पदनाम और पते की जगह मोहर लगी हो, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि या तो मोहर हो या उसका पदनाम हाथों से लिखा हो, दोनों में से कोई एक होना आवश्यक है। लेकिन जो सिंधु सिंह राठौर अधिकारी हैं उनका नाम और हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। यानी एक तो हस्ताक्षर या नाम हो, और दूसरा पदनाम और पते में से या मोहर में से कोई एक चीज़ हो, या तो ये हो पदनाम और पता लिखा हो या मोहर हो, तो उस स्थिति में मानेंगे कि अधिकारी द्वारा घोषणा प्रमाणित है। दोस्तों तीसरा भाग देखते हैं घोषणा का। अब इसको देख सकते हैं, घोषणा का तीसरा भाग उस स्थिति में भरा जाता है मतदाता द्वारा, मतदाता का साथी द्वारा उस स्थिति में भरा जाता है अगर मतदाता या तो अनपढ़ है या वह दिव्यांग है, और दिव्यांगता की स्थिति में अपना हस्ताक्षर नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में मतदाता का एक साथी होता है और उस साथी द्वारा घोषणा को भरा जाता है। और देख सकते हैं आप, निरक्षर या अस्थि दिव्यांगता, अंगशैथल्य, ऐसी स्थिति में घोषणा तीसरी भाग घोषणा की भरी जाएगी। और इसमें घोषणा को दो जगह से अधिकारी प्रमाणित करेंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो तीसरी स्थिति में तीसरे भाग में तभी एंट्री होगी जब दिव्यांग, या तो मतदाता दिव्यांग है या वो निरक्षर है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने घोषणा को बारी बारी से देखा। अगर घोषणा पर्याप्त रूप से सही पाई जाती है तो फिर माना जाएगा कि उसकी घोषणा सही भरी है, और अगर सही नहीं भरी गई है, अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम घोषणा को और छोटे लिफाफे को बड़े लिफाफे में रखेंगे और बड़े लिफाफे के ऊपर लिख देंगे कि घोषणा अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित नहीं है, और उसको आरओ के पास भेज देंगे। अब मानकर चलते हैं दोस्तों घोषणा भी सही तरीके से भरी है और लिफाफा जो छोटा लिफाफा है उस पर मतपत्र क्रमांक वगैरह लिखा हुआ है और मेल खाता है, तो उस स्थिति में हम सभी लिफाफों को बारी बारी से ऐसे ही करेंगे, और जो सत्यापित घोषणाएं हैं, जो सही तरीके से घोषणाएं पाई गई है, उनका बंडल बना लेंगे और बंडल बनाकर एक लिफाफे में बंद करेंगे और उस पर आवश्यक एंट्री भर देंगे और उसको अपने रिकॉर्ड में रख लेंगे। और इस प्रकार हमें जो छोटे लिफाफे आसमानी रंग के लिफाफे प्राप्त हुए हैं उनको अलग रख लेंगे। तो दोस्तों यह हमारा जो पहला चरण है वह पूरा हो गया। अब हमारा दूसरा चरण शुरू होता है। प्रथम चरण में हमारे पास गुलाबी रंग के लिफाफे थे शुरुआत में, और दूसरे चरण में हमारे पास अब हमें छोटे आसमानी कलर के लिफाफे प्राप्त हो गए, और काउंटर से जो बड़े लिफाफे के कवर है उनको हटा लेंगे। तो अब हमारा दूसरा चरण शुरू होता है। दोस्तों दूसरे चरण में हमें ये सभी छोटे लिफाफे प्राप्त हो जाएंगे, और बारी बारी से हम छोटे लिफाफा जो इस तरीके से हमें प्राप्त हुआ है उसका सील खोलेंगे, और सील खोलने के बाद हमें उससे इस तरीके का मतपत्र प्राप्त होगा। ये एक मॉडल बनाया है, इस पर ये प्रतिपर्ण होता है। ये प्रतिपर्ण नहीं मिलेगा, प्रतिपर्ण से फटा हुआ मिलेगा। इस तरीके से ये हमें पोस्टल बैलेट मिलेगा। अब हमें देखना है क्या क्या करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमने पोस्टल बैलेट को सील हटाया इसको, और ये इस तरीके से हमें मतपत्र मिल गया है। इस मतपत्र पर अंकित कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं। अच्छा दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि इस आसमानी कलर के लिफाफे के अंतर्गत हमें मतपत्र नहीं मिलता, अंकित मतपत्र नहीं पाया जाता। तो उस स्थिति में हम इस लिफाफे को ये जो छोटा लिफाफा हमें प्राप्त हुआ है इसी लिफाफे के ऊपर, क्योंकि गुलाबी कलर के लिफाफे तो हमने काउंटर से हटा दिए, तो इसी लिफाफे के ऊपर हमें छोटे रंग के लिफाफे के ऊपर लिख देना होगा
अंकित मतपत्र अप्राप्त। और इस लिफाफे को अब की बार हम आरओ के पास भेज देंगे। आरओ इस पर अपनी मुहर लगा के इसको रद्द कर देंगे। अब दोस्तों मानकर चलिए हमने सभी लिफाफों के साथ यह प्रक्रिया अपनाई और इस तरीके से हमारे पास मतपत्र प्राप्त हो गए हैं और जो छोटे लिफाफे हैं उनको हमने काउंटर से हटा दिया। जो कवर लिफाफे हैं आसमानी कलर के, अब हमें मतपत्र इस तरीके से प्राप्त हो जाते हैं। तो एक एक मतपत्र को हमें देखना होगा, जांचना होगा इसमें कौन मतपत्र सही है और कौन मतपत्र रद्द करने लायक है। दोस्तों अब की बार जो मतपत्र रद्द होंगे उसका कारण होगा कि मतदाता ने जो पोस्टल बैलेट जिस उम्मीदवार को देना चाहता है उसको सही तरीके से नहीं दिया। क्या तरीके हैं जो सही तरीके माने जाएंगे और क्या तरीके हैं जिसके आधार पर हम पोस्टल बैलेट को रद्द करेंगे, उन तरीकों को हम जानेंगे। दोस्तों ये हमने कुछ इस तरीके का मॉडल बनाया है। जो हमारा अंकित मतपत्र होगा बारी बारी से हम देखेंगे। अगर मतदाता इस तरीके से उस पर अपना वोट डालता है तो हम उसको सही मानेंगे। मानकर चलिए ये हमारे 4 प्रत्याशी ABCD और उसमें मतदाता सही का निशान लगाता है किसी कॉलम में, तो ये तरीका सही होगा और उसको हम गिनेंगे उस अंकित मतपत्र को। कभी कभी ऐसा होता है कि मतदाता किसी उम्मीदवार के सामने 2 निशान लगा देगा, तो यह भी स्थिति सही है, इसको भी हम काउंटिंग में लेंगे पोस्टल बैलेट को। कभी कभी मतदाता कोई गोल निशान या क्रॉस का निशान भी लगा देता है, तो ये स्थिति भी, ये निशान भी सही माने जाएंगे और हम उसको पोस्टल बैलेट को, अंकित मतपत्र को सही मानेंगे और उसे काउंटिंग में लेंगे। इसके अलावा अगर सही का निशान मतदाता इस कॉलम में न लगाकर उम्मीदवार के नाम के और एक के ऊपर लगा देता है, कहीं भी लगा देता है, तो इस स्थिति को भी सही माना जाएगा। अगर गोल निशान यहाँ कहीं भी लगा दिया जाता है तो अंकित मतपत्र सही माना जाएगा, उसको काउंटिंग में लेंगे। अच्छा, कभी कभी मतदाता द्वारा जो निशान लगाया जाता है वह 2 खानों में होता है। एक भाग एक खाने में उसका आंशिक हिस्सा होता है और दूसरे में निशान का अधिकांश हिस्सा होता है। तो ऐसी स्थिति में जो जिस खाने में निशान का अधिकांश हिस्सा होगा तो माना जाएगा कि मतदाता ने उसको वोट दिया है। तो ऐसी स्थिति आ जाती है, तो उस स्थिति में यहाँ हम मानेंगे कि मतदाता ने प्रत्याशी A को वोट दिया है, क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा A के हिस्से में आता है। इसी तरीके से अगर गोल निशान बनाया और गोल निशान का अधिकांश हिस्सा A के अंतर्गत आता है तो माना जाएगा कि मतदाता ने उम्मीदवार A को वोट दिया है। तो ये तरीके भी सही है, इसमें हम देख लेंगे कि वह वोट किसके पक्ष में जा रहा है। दोस्तों ये कुछ तरीके थे जिनके आधार पर माना जाएगा कि मतदाता ने वोट सही तरीके से उम्मीदवार को दिया है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि पोस्टल बैलेट पर जो निशान लगाया थोड़ा धुंधला होता है, स्पष्ट होता है, लेकिन यह पहचान में आ रहा है कि उसने किसे वोट दिया है, तो भी हम उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, रद्द नहीं करेंगे अंकित मतपत्र और उसके काउंटिंग में लेंगे और उसको देख लेंगे किस उम्मीदवार को वो वोट जा रहा है, उसको रद्द नहीं करेंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ तरीके ऐसे होते हैं, कभी कभी उम्मीदवार, कभी कभी मतदाता इस तरीके से वोट देता है कि यह नहीं पता चल पाता कि वह किसको वोट दे रहा है। जैसे एक इसका निशान लगाया क्रॉस का, चूँकि आधा ऊपर है आधा नीचे है, तो ऐसी स्थिति में पता नहीं चल रहा कि मतदाता द्वारा किस उम्मीदवार को वोट दिया गया है, तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे। इस अंकित मतपत्र को हम काउंटिंग में नहीं लेंगे और ऐसी स्थिति में इस अंकित मतपत्र को हम इस अंकित मतपत्र के ऊपर लिख दिया जाएगा। जो हमारा जो छोटे लिफाफे थे, किसी लिफाफे के अंतर्गत इसको रखेंगे और लिख देंगे कि मतपत्र अंकित सही तरीके से नहीं किया गया है और आरओ के पास भेज देंगे और उसको रद्द कर देंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि मतदाता द्वारा एक निशान लगाकर वोट दिया गया है सही तरीके से, लेकिन कहीं उसने सिग्नेचर कर दिया मतपत्र पर किसी हिस्से पर, तो ऐसे में मतदान की जो गोपनीयता होती है वह भंग होती है, मतदाता की पहचान होती है। तो इस स्थिति में भी हम इसको आरओ के पास भेज देंगे और आरओ इसको रद्द करेंगे। यह गलत तरीका है वोट डालने का।
अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि मतदाता इस तरीके से निशान लगाता है और लगता है कि बहुत सारे उम्मीदवारों के पक्ष में वोट जा रहा है, तो ऐसे में निर्धारण नहीं हो पा रहा है कि मतदाता ने किस उम्मीदवार को वोट दिया है। तो इस कंडीशन में भी हम आरओ के पास भेज देंगे और उसको रद्द करेंगे। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ यह दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको बताता हूँ। अगर कभी कभी अपना शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, जैसे KPS कृष्णपाल सिंह, जैसे मानकर चलो यहाँ लिख दिया गया KPS, तो उस स्थिति में मतदान की गोपनीयता भंग हो रही है और मतदाता की जो मंशा है वह सही नहीं है, उसकी पहचान हो रही है शॉर्ट फॉर्म के द्वारा, तो हम इसको भी अंकित मतपत्र को रिजेक्ट कर देंगे। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि एक मतदाता द्वारा 2 उम्मीदवार को वोट दिया गया है, तो भी हम इसको रद्द करेंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि मतदाता द्वारा किसी भी उम्मीदवार को नोटा सहित, न तो नोटा को न किसी उम्मीदवार को वोट दिया है, तो भी हम इसको रद्द करेंगे। दोस्तों, ये प्रक्रिया होती है, इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन मतपत्र सही है और कौन कौन गणना के लायक नहीं है, और जो अंकित मतपत्र है सही है और उनका वोट काउंट किया जाएगा, तो प्रत्याशी वार हम उनको काउंट कर लेंगे। और काउंट करने के बाद कुछ हमारे प्रारूप होते हैं, जैसे ये एक 38 गय है, आप इसको देख सकते हैं। यह अध्यक्ष पद हेतु है, चूँकि अध्यक्ष पद की हम अभी देख रहे थे, तो इसमें भरेंगे, एंट्री करेंगे और किस उम्मीदवार को कितना वोट मिला है वो लिख देंगे। और फिर बाद में प्रतिक्षेपित यानी रद्द मतपत्र, जो अध्यक्ष नगर निकाय में हमारे जितने भी रद्द मतपत्र हुए हैं टोटल, वो किसी भी तरीके से हुए, आरओ ने मोहर सहित उसको रद्द किया है, वो सभी टोटल उम्मीदवार वाइज उसमें कुछ नहीं होता, वो तो देखा नहीं जाएगा, टोटल रद्द मतपत्र उसको हम यहाँ भर देंगे। और जो ऊपर से टोटल होते आ रहे थे वह और प्रक्षेपित टोटल यहाँ जाएंगे और ऊपर का योग और नीचे का योग यहाँ टोटल हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे भी ये एंट्री कर देंगे। विधिमान्य में जो हमारे वैलिड वोट हैं वो, और जो रद्द हैं, और प्राप्त मतपत्र यानी टोटल ये होते हैं जो हमें मतपेटिका में अध्यक्ष पद हेतु टोटल मतपत्र प्राप्त हुए थे, वो प्राप्त मतपत्र यहाँ आएंगे और इसमें हस्ताक्षर वगैरह कर देंगे। इसी तरीके से दोस्तों हम सदस्य पद की भी वार्ड वाइज काउंटिंग करेंगे और ये प्रारूप 36 है उसका भर देंगे। फिर ये कुछ प्रारूप होते हैं, 36 गय है और 36 गय ये आरओ के पास रहता है, जो हमारी मुख्य काउंटिंग होगी उसके दौरान एक इसमें 36 गय में डाक मतपत्र का भी कॉलम होता है, उसको भरेंगे। और फिर यहाँ एक 38 गय होता है, इसमें भी एक कॉलम होता है और नीचे भी उनका लिखा जाता है, डाक मतपत्रों का जिक्र होता है। इस तरह 38 अंग होता है, इसमें भी डाक मतपत्र का जिक्र होता है। तो दोस्तों जगह जगह डाक मतपत्र का कुछ मतपत्रों में कुछ जो प्रारूप है उसमें जिक्र होता है, वहाँ भी उनकी एंट्री भरनी होगी। जो डाक मतपत्र से मुख्य प्रारूप संबंधित है वो शुरू के 2 थे, बाकी अन्य जो हमारी काउंटिंग होगी उसके साथ उनकी एंट्री भी डाक मतपत्रों की करनी होगी। दोस्तों एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हार जीत का अंतर डाक मतपत्रों से कम है तो डाक मतपत्रों की पुनः जांच होगी। सभी स्वीकृत तथा अस्वीकृत जो भी रद्द किए गए हैं और जो भी डाक मतपत्र स्वीकार किए गए हैं जिनको काउंटिंग में लिया गया है उनकी दोबारा से काउंटिंग होगी और उसको देखा जाएगा और फिर उसका निर्णय लिया जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी संपूर्ण प्रक्रिया थी, कैसे कैसे हम काउंटिंग करेंगे, और इसी के साथ वीडियो का समापन करते हैं। ओके, बाय।